नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो चुका है 6 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर, कश्मीर पर तालिबान का एक्शन हुआ तो भारत ने दी चेतावनी। बोले अब 90 दशक वाला भारत नहीं है। तालिबान को लेकर अब कश्मीर की क्या है तैयारी। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बना रही है, साजिश रच रही है। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के तालिबान के अंदर जोरदार दो फाड़ हो चुकी है। हक्कानी ग्रुप ने अब्दुल गनी बरादर को गोली मार दी है। चरम पर विवाद पहुंच चुका है। उसमें नई अपडेट ये आई है दोस्तों कि हक्कानी गुट रक्षा मंत्रालय मांग रहा है। इस बीच कई और संगठनों में दरार पैदा हो जा रही है। दरअसल तालिबान ने कब्जा नहीं किया, कई संगठन मिलकर कब्जा किया अफगानिस्तान पर। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया भर में PM मोदी का बजा है डंका। जी हाँ, जानेंगे। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, बाइडेन और ट्रंप को भी। इसके साथ अगली अपडेट बताएंगे। चाइना दक्षिणी चीन सागर में युद्ध की तैयारी कर रहा है। भीषण युद्ध का खतरा। चीन ने लागू किया विवादित कानून, जहाजों को देखते ही उड़ाने के आदेश दे दिए हैं। जी अमेरिका और भारत के लिए, क्वाड देशों के लिए बड़ी चेतावनी। अगली अपडेट में बताएंगे दोस्तों कि कैसे तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अमरुल्लाह सलेह बोले अपने गार्ड से, मुझे अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे सर में 2 गोली मार देना, लेकिन मैं तालिबानियों के हाथों नहीं मरना चाहता हूं और सरेंडर भी नहीं करना चाहता हूं। UN को भी पत्र लिखा है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। देश विदेश, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सब कुछ जानेंगे। चीन, पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान से निपटने में पूरी तरीके से सफल होगा, बल्कि तालिबान को भी करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों कश्मीर पर तालिबानी प्लान। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS का प्रमुख पहुंचा अफगानिस्तान। कश्मीर को लेकर तैयारी तेज कर रहा है। भारत ने दी चेतावनी, 90 दशक वाला भारत नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा जग जाहिर है, लेकिन इस कब्जे ने कहीं न कहीं भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि भारत अभी तालिबान को लेकर पेशो पेश में है। उसे तालिबान पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। हालांकि तालिबान खुले तौर पर कई बार कह चुका है कि वो भारत के साथ अच्छा संबंध चाहता है और अफगानिस्तान की धरती पर किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान अकेला नहीं। तालिबान सरकार में हक्कानी गुट समेत कई खूंखार आतंकी संगठन हैं, जिस वजह से तालिबान अगर कुछ नहीं भी करेगा तो इन खूंखार आतंकी संगठनों के जरिए पाकिस्तान कुछ न कुछ एक्टिविटी कश्मीर में जरूर करवाएगा। हालांकि इसको लेकर भारत की तरफ से एक और स्टेटमेंट निकल के आया है, जिसके बाद भारत की तरफ से कह दिया गया है कि ये 90 का दशक का भारत नहीं है। भारत एक सशक्त भारत और 2021 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला भारत है, जो घर में घुसता भी है और कूटता भी है, मारता भी है और तबाही मचाता भी है। तो ऐसे में तालिबान को अब अपने ऊपर डिपेंड करना है। तालिबान को ये समझना है कि क्या 2001 में जैसे अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, अमेरिकी सैनिकों ने, अगर वो चाहते हैं कि उनका काबुल बचा रहे तो जम्मू कश्मीर को लेकर उन्हें भूलना ही पड़ेगा। इसको लेकर भारत सरकार ने साफ साफ चेतावनी दे दी है। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, ISI के खुफिया एजेंसी का जो प्रमुख है वो जम्मू कश्मीर को लेकर अफगानिस्तान पहुंच चुका है। अब वो जम्मू कश्मीर पर खुरापातियाँ करना शुरू कर दिया है। इसकी खुफिया रिपोर्ट भारत को लगी है और यही कारण है कि भारत ने चेतावनी दी है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों जंग जो है भीषण चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं पंजशेर में कि बड़ा ऐलान कर दिया। अमरुल्लाह सलेह ने कहा है कि जिस दिन अगर मैं घायल हो जाऊँ तालिबानियों की गोली से, तो अपने गार्ड से कह दिया है कि हमें हमारे सिर में 2 गोली मार देना, लेकिन तालिबानियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह पंजशेर प्रांत में और तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। NRF यानी राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि तालिबान प्रांत में लगातार बढ़त बना रहा है और उससे पासा वो हथियार है जो किसी विदेशी सैनिक छोड़ गए हैं, लेकिन NRF बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सहायता के उसका निडरता से मुकाबला कर रहा है। रिजवी सालेह ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि वो तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने अपने गार्ड को कहा है कि अगर तालिबान संग लड़ाई में वो घायल हो जाते हैं तो उनके सिर पर 2 बार गोली मार दी जाए। सालेह ने ब्रिटेन के अखबार डेली मेल से एक लेख लिखते हुए खुद के देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया। उन्होंने कहा कि क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं, सालेह ने कहा है कि उनका ऐसा मानना है कि वो देश छोड़ कर गए हैं, उन्होंने देश की मिट्टी को धोखा दिया है। साथ ही बताया है कि जब बीते महीने तालिबान ने
काबुल पर कब्जा किया था तब उससे लड़ने के बजाय जैसे अफगान नेता अंडरग्राउंड हो गए, कैसे उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम अंडरग्राउंड ना होंगे और ना ही सरेंडर करेंगे। अगर तालिबानियों के सामने हमें झुकना पड़ा तो खुद मरना पसंद करेंगे। तो ये अमरुल्लाह सलेह ने ऐलान कर दिया। दरअसल पंजशीर में भीषण जंग जारी है और आपको बता दें कि कल 1000 तालिबानी ढेर हो गए थे। नॉर्दर्न अलायंस और अमरुल्लाह सलेह की फोर्सेस जो थी, तो एक तरीके से कैजुअल्टी जो है वो खास करके 72 हुडों के पास तालिबानी जा रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आखिरकार कुर्सी को लेकर झड़प और हिंसा जोरदार होती चली जा रही है तालिबानियों में। जी हाँ, यही कारण है कि अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। हम आपको लगातार पिछले कुछ दिनों से बता रहे हैं कि कैसे भीषण युद्ध अंदरूनी ही मची हुई है और उसका निपटारा भी करवाने आईएसआईएस प्रमुख, जो कि पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी का प्रमुख है, वो भी पहुंच चुका है। इस बीच बड़ी खबर आई कि तालिबान के अंदर सरकार को लेकर दो फाड़ के बीच हक्कानी नेटवर्क ने अब्दुल गनी बरादर को गोली मार दी। विवाद चरम पर बढ़ता देख आईएसआईएस चीफ पहुंच चुका है। दरअसल अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के अंदर सरकार बनाने को लेकर कई फाड़ हो चुकी हैं और दो अलग अलग ग्रुप्स के भीतर संघर्ष जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी और खलील हक्कानी के साथ तालिबान के संस्थापक मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब के बीच जोरदार झड़प हुई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हक्कानी नेटवर्क की तरफ से गोली चलाई गई, जिनमें तालिबान के संस्थापक मुल्ला बरादर गंभीर घायल हो गए। तालिबान मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनना चाहता है, जबकि हक्कानी नेटवर्क राष्ट्रपति को अपने पास रखना चाहता है। पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क का समर्थन कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तालिबान का जो मानना है वो ये है कि तालिबान ना तो जम्मू कश्मीर को लेकर अपना स्टैंड साफ है, जम्मू कश्मीर को लेकर कोई कदम नहीं उठाएगा तालिबान, और वहाँ शरिया लॉ में भी थोड़ा ढिलाई देगा, तमाम कानूनों में थोड़ी ढील देगा। जबकि हक्कानी नेटवर्क इससे इतर है, वो उतना ही कट्टर और खूंखार है कि जितना माना जा रहा है कि तालिबान नरम है। तो ये कहीं ना कहीं हक्कानी और तालिबान को लेकर टकराहट जारी है। पाकिस्तान हक्कानी का समर्थन कर रहा है क्योंकि कश्मीर को लेकर हक्कानी नेटवर्क का खुला ऐलान है कि वो कश्मीर पर कब्जा करेगा। तो ये चीज़ें अब आप समझ लीजिए किधर जा रही हैं दिशा। आईएसआईएस प्रमुख भी पहुंच चुका है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष 13 नेताओं में पहले पायदान पर हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से गिने जाते हैं। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करके पीएम मोदी ने अपनी लोकप्रियता और जन स्वीकारता के लोगों के बीच साबित कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन अमेरिका की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। आपको बता दें कि सर्वे जो है 2 सितंबर तक के आंकड़े पर आधारित है। इस बीच आपको बता दें कि सर्वे में पीएम मोदी मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपोज ओब्राडोर, इटली के प्रधानमंत्री मोरियो ड्रागी, जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल समेत कई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे टॉप लीडर में पहुंच चुके हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों साउथ चाइना सी को लेकर भीषण युद्ध की तैयारी थे। चीन ने लागू किया विवादास्पद समुद्री कानून, जहाज़ों को उड़ाने का दिया आदेश। जी हाँ, साउथ चाइना सी विवाद काफ़ी बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में साउथ चाइना सी भारी लड़ाई हो सकती है। इसकी वजह है चीन द्वारा नए समुद्री कानून को लागू करना, जिससे क्वाड देशों को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। दरअसल चीन ने साउथ चाइना सी में कानून लाया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को पूरी तरीके से उल्लंघन करता है। और ये कानून ऐसा है कि वहाँ पर अगर कोई भी विदेशी, खास करके बिना चीन के इतर कोई भी समुद्री जहाज़ गया तो उसको उड़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी उसे तत्काल मिसाइल से ध्वस्त कर दिया जाएगा। चीन ने बुधवार को ये प्रस्ताव पास किया है। अब आप समझिए, जबकि चीन लगभग 90% साउथ चाइना सी पे दावा करता है। कुछ ही क्षेत्र हैं जिस पे चीन दावा नहीं करता है पूरे क्षेत्र में, जबकि पूरे क्षेत्र में चीन अपना दावा ठोंक देता है। अब ऐसे में समझिए, छोटे छोटे जो देश हैं, खास करके
चीन के इस कानून के बाद ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और कई ऐसे देश हैं जिससे चिंता बढ़ गई है। अमेरिका के क्वाड देशों की बात करें तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं युद्धाभ्यास ही करते हैं। इसके साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन भी यहाँ पे अपने जहाज़ों पोतों को हमेशा भेजते रहते हैं। ऐसे में टकराहट बढ़ गई और आने वाले समय में बहुत बड़ी जंग भी साउथ चाइना सी बन सकता है, जंग का क्षेत्र। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, अफगानिस्तान में जल्द ऐसी सरकार बनेगी जिसमें सभी की भागीदारी होगी। तालिबान ने फिर से किया ऐलान, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर कब तक, क्योंकि जंग तो भारी पड़ी है। दरअसल तालिबान के रविवार को कहा गया है कि जल्द ही नई सरकार और समावेशी अफगानिस्तान सरकार की घोषणा होने की उम्मीद है। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अनमुल्ला संगमागी ने टोलो न्यूज़ को बताया है कि अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र अफगानिस्तान में रहते हैं। नई सरकार की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। हालांकि सामगनी ने भविष्य की सरकार की सुरक्षा और विशेषताओं के बारे में जानकारी नहीं दी है। उन्होंने ये कहा है कि एक समावेशी सरकार होगी और सभी लोग इसमें खुद को देखेंगे। दरअसल तालिबान एक ऐसी सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है जो समावेशी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य हो। उम्मीद की जा रही है कि तालिबान शनिवार को काबुल में नई सरकार के गठन की घोषणा करेगा, जिनका नेतृत्व संगठन के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर सकते हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा होने के बाद दूसरी बार काबुल में नई सरकार के गठन की घोषणा स्थगित की। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने शनिवार को ये बातें बताई हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें नेपाल में पीएम मोदी का पुतला जलाया तो होगी जेल की सजा। जी हाँ, देवबा सरकार ने जारी किया सख्त आदेश। नेपाल में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद सख्त आदेश पास कर दिया गया। अब अगर किसी भी नेपाली शख्स ने नेपाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नेपाली गृह मंत्रालय ने इस बाबत सख्त आदेश भी जारी कर दिए हैं। नेपाली गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर कोई शख्स नेपाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नेपाल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर भी सख्ती दिखाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो एक तरीके से हम इसे बड़ी खबर कह सकते हैं। और इस बीच पिछले कुछ दिनों से नेपाल सख्त की एक तरीके से बात करें, चीन को लेकर टकराहट जारी है। सीमा विवाद को लेकर अब नेपाल की आंख खुली तो अब ये सब चीज़ें लागू होने लगी। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, तेजी से बढ़ती नस्लीय घटनाओं से सिंगापुर परेशान। बहुसंख्यक चीनी समुदाय से अपील करना बेकार, अब देश में नया कानून लागू करने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सिंगापुर में हाल ही में नस्लीय भेदभाव से जुड़े कई मामले सामने आने के बाद देश सौहार्द बनाए रखने के लिए नरम लेकिन प्रभावशाली रुख अपना रहा है। यहाँ मीडिया में आई एक खबर में ये जानकारी दी गई है। कानून और गृह मामले के मंत्री के पशण मुगम ने कहा है कि नस्लीय सौहार्द पर नया कानून लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ली सिंग लंगू ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस की रैली में नस्लीय सद्भाव अनुरक्षण अधिनियम की घोषणा की थी। उन्होंने सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के बीच नस्लीय घटनाएं बढ़ने के बाद घोषणा की। द स्टेट टाइम्स ने कानून मंत्री के हवाले से कहा है कि बाजार या फूड सेंटर या लिफ्ट में हर दिन एक दूसरे से बातचीत करने के कारण आप सभी को अदालत तक नहीं ले जाना चाहते हैं और फिर उन्हें जेल में डालना या उन पर जुर्माना लगाना या उनके साथ अपराधियों की तरह बर्ताव करना नहीं चाहते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम धमाका, तहरीक तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी, 3 लोगों की मौत, 20 घायल। जी दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को सुबह बम धमाका हुआ जिनमें 3 सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई और कम से कम 20 लोग घायल हो गए हैं। ऐसी खबर क्वेटा के माजतुंग रोड पर स्थित चेक पोस्ट में यह आत्मघाती हमला हुआ है। हालांकि इस हमले की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसने ठेका लिया है वो आप समझिए, टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि टीटीपी ने कहा है कि ये हमला जो है हमारी तरफ से किया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बधाई हो पाकिस्तान को क्योंकि अच्छे दिन पाकिस्तान के अब आने वाले हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि टीटीपी के आतंकी अब कहर ढाने वाले हैं और पाकिस्तान में शरिया कानून लाने वाले
अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था गिलानी का शव, मामला दर्ज कर पड़ताल में जुट चुकी है पुलिस। कईयों को गिरफ्तार किया। यूएपीए के तहत एक्शन होगा। जी हाँ, दरअसल ऐसे जिहादियों को किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा जो देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये रहते कश्मीर में हैं, खाते भारत के हैं और गाते पाकिस्तान के हैं। ऐसे अलगाववादी नेताओं को सीधा सीधा गोली मार देनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तान की नारे, देश विरोधी नारे लगे हैं, खास करके अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद और उनके मरणोपरांत उन पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का झंडा यानी शान और गर्व से लहराया जा रहा है। इसी को लेकर देशद्रोह के मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है और गृह मंत्रालय ने सीधा आदेश दिया है कि ऐसे जिहादियों और ऐसे आतंकियों को तत्काल सख्ती से कुचला जाना चाहिए। सेना ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रही है और अगर आप भी भारतीय सैनिकों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल अगली अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। खुलकर सामने आया पाकिस्तान तालिबान सरकार के लिए दुनिया से मदद मांग रहा है। इमरान, जी हाँ, मान्यता दे दो पूरे दुनिया भर में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को कहा है कि दुनिया को मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान के साथ जुड़ना चाहिए और युद्धग्रस्त क्षेत्र में शरणार्थी संकट को रोकने के लिए आर्थिक स्थिरता प्रदान करनी चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने तालिबान शासन को मान्यता दे रखी है। यही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ फैज़ हामिद पाकिस्तान में डेरा डाले हुए हैं। खान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की है और दोनों नेताओं ने मानवीय स्थिति पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार खान ने मानवीय जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अफगानिस्तान के साथ और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता को रेखांकित किया है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इस बीच अगली अपडेट, तालिबान और आरएसएस की तुलना करने वाले जावेद अख्तर के बयान पर बवाल। बीजेपी नेता बोले माफ़ी मांगो या देश से बाहर जाओ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि लगातार दिन ब दिन तालिबान को लेकर देश भर में बोलतियां बोली जा रही हैं। आरएसएस और तालिबान की तुलना करने को लेकर गीतकार, फिल्म लेखक जावेद अख्तर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता राम कदम ने बयान के लिए अख्तर से माफ़ी मांगने की मांग की है और कहा है कि अगर जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक देश में उनकी फिल्मों को चलने नहीं दिया जाएगा। हाल ही में न्यूज़ पोर्टल को दिए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा था कि पाकिस्तान तालिबान बर्बर है, उनकी हरकतें निंदनीय हैं, लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन करने वाले सभी एक जैसे हैं। जावेद अख्तर का ये बयान बीजेपी नेता को पसंद नहीं आया, जिस पर उन्होंने कहा है कि यदि आरएसएस तालिबान की तरह होता तो जावेद अख्तर को इस तरीके के बयान देने की अनुमति नहीं होती। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने जावेद अख्तर पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरएसएस से जुड़े राजनेता सरकार में मामले के शीर्ष पर हैं और ये नेता राजधर्म का पालन करते हुए देश चला रहे हैं। अगर वो तालिबान की तरह होते तो क्या अख्तर को ऐसा बयान देने की अनुमति दी जाती? ये चीज़ें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि निकल के आ रही हैं। अगली एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर, किसान पंचायत महापंचायत को पर्दे से पीछे से ताकत देने में जुटे सियासी दल, योगी सरकार खिलाफ माहौल बनाने की कवायद। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गए हैं। उसी क्रम में पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली में आयोजित किसान महापंचायत को सभी राजनीतिक दल या तो पर्दे के पीछे से खुले तौर पर अपना समर्थन दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस महापंचायत को सियासी मोड़ देने में कई राजनीतिक दल जुट हुए हैं और इस कार्यक्रम के बहाने विरोधी दल खाप पंचायतों और किसानों को योगी सरकार के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए हैं ताकि इस आयोजन का चुनावी लाभ मिल सके। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली में 5 सितंबर को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। आयोजकों का दावा है कि किसान महापंचायत से देश भर के किसान संगठनों के लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और मोदी सरकार की ओर से लाए गए काले कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। लेकिन पश्चिमी यूपी में सियासी तौर पर सरकारी राष्ट्रीय लोकदल ने खुले तौर पर इस पंचायत का समर्थन करने का ऐलान किया। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आईएसएस चीफ
के काबुल दौरे की बिग इनसाइड स्टोरी ये हमने आपको बताई। मुल्ला बरादर को पाकिस्तान नहीं बनाना चाहता है राष्ट्रपति, हक्कानी नेटवर्क को करना चाहता है समर्थन, क्योंकि कश्मीर पर हक्कानी नेटवर्क का स्टैंड साफ है और भारत के खिलाफ एक्शन लेगा जम्मू कश्मीर को लेकर। इसी वजह से पाकिस्तान लगातार कर रहा है हक्कानी नेटवर्क का समर्थन। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, दरअसल मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत सर राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, अल्लाह अकबर नारे लगाने के बाद अब लोग जमकर मज़े ले रहे हैं। तो ये आज जोरदार पंचायत थी और इसे पंचायत में ऐलान किया। इस बीच एक और अपडेट, भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी ने किया ऐलान। उपचुनाव का भी ऐलान, जहाँ पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। दरअसल उपचुनाव होने जा रहे हैं जहाँ पे ममता बनर्जी क्योंकि हार गई थी, करारी हार दे दी थी खास करके बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने, तो वो जो है भवानीपुर पहुँच चुकी हैं। भवानीपुर उनकी परंपरागत सीट भी रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद अब ममता को भवानीपुर सीट से उपचुनाव के लिए उतारा गया है। 30 सितंबर को वोटिंग की जाएगी और 3 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।